Good morning students. Now I hope you are happy at the home. बेटा आप घर पे आप बहुत अच्छे होंगे और आपने प्रयास करना चालू कर दिया कि सर हम धीरे धीरे वीडियोस को देख देख के और नोट्स बनाएंगे और बेटा बहुत अच्छे से हम नोट्स को लिख के आपको और वीडियो सेंड कर देंगे उसको, मतलब उसका PDF सेंड कर देंगे। उसमें से आप नोट करोगे फेयर कॉपी बना के। तो आप आज एक फेयर कॉपी बना लें छोटी सी और उसमें फिज़िक्स के पहले चैप्टर का नाम लिख दें, फिजिकल वर्ड, और जो सर आपको PDF सेंड करेंगे नोट्स की उसमें से पहले चैप्टर को लिखना चालू कर दें वीडियो देखने के बाद। वीडियो देखने के बाद आप पे लिखो। आपको ऐसा लगेगा कि साइंस में कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता, जो सर ने वीडियो से मुंह से बोला है वो हमें नोट्स लिख के सर दे रहे हैं और हमें पे स्टार्ट कर दिया पढ़ना। बोलिए अब बताओ। तो बिल्कुल यू बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो। बेटा आज एक नई चीज़ फिर पढ़नी है अपन को, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। पिछले पीरियड में आपने साइंस के बारे में जाना, फिज़िक्स के बारे में जाना, फिज़िक्स की ब्रांचेज के बारे में जाना। तो आपने देखा था फिज़िक्स में 2 ही ब्रांच होती हैं और देखिए 2 ही ब्रांच। अब आपने कहा सर ये क्या लिखा है आपने, नेम ऑफ फोर्सेज इन द नेचर। हमारे नेचर के अंदर कौन कौन से फोर्स होते हैं। आपको बड़ा चंबा सा लगेगा। यस, आप किसी को टच करते बेटा फोर्स लगता है। यस, और फोर्स आपने 11th क्लास में स्टडी किया था जिसका यूनिट होता है न्यूटन। तो आज हम पहली बार ये सीखने आते हैं, जा रहे हैं कि हमारा नेचर होता है, हमारा वर्ल्ड होता है, हमारी दुनिया होती है, उसमें कितने तरह के फोर्स होते हैं। तो माय डियर आज पहली बार आप इंट्रोड्यूस करेंगे और बड़े हैप्पी पढ़ेंगे, ज़्यादा स्टडी नहीं करना है। तो बेटा मैं बताऊँ आपको कि देखिए सर ने यहाँ कुछ फोर्सेस का नाम लिखा है, आप हैप्पी देखना और आप नाम जानते भी हैं उनके कुछ कुछ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, धीरे धीरे देखना है आपको। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये देखो। आपने कहा सर डेफिनेटली आपने इसका नाम सुना है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपने नाम सुना है। बेटा हमारे वर्ल्ड के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अरे बच्चे ये पेन मेरे हाथ से गिर जाता है तो अर्थ इसको क्या करेगी बताओ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो सोच लो ये ग्रेविटेशन फोर्स 2 मासेस के बीच में अप्लाई होता है, 2 बॉडी मासेस के बीच में अप्लाई होता है। और दुनिया का हर बॉडी मास एक दूसरे को क्या करता है बताओ, अट्रैक्ट करता है। तो यू रिमेंबर इट, दिस फोर्स अप्लाई बिटवीन 2 बॉडीज। तो एक तो अपन ने ये सीखा, इसमें देखो छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं आप। यस, ये फोर्स कितनी बॉडी के लिए अप्लाई होता है बताओ, 2 बॉडी मासेस के लिए अप्लाई होता है। ऐसे अपन लिखते रहे छोटे बच्चों की तरह। अब बताओ इस फोर्स का नेचर कैसा होता है बताओ बच्चे, अट्रैक्टिव होता है डेफिनेटली, रिपल्सिव कभी हो ही नहीं सकता, अट्रैक्टिव होता है ये फोर्स। दूसरी वाली बात आपने कहा सर इसका फार्मूला, माना कि हम नए नए बच्चे हैं, 11th क्लास में आए हैं अभी, तो बेटा मैं ये ज़रूर कह दूं कि कितने बॉडी मासेस के बीच में अप्लाई होता है, 2 के बीच में। सपोज 2 के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया आपने, r। आप लोग कई बच्चे ऐसे होते हैं जो देख चुके होंगे, कई पहली बार देख रहे हैं, इंटेंशन नहीं लेना आपको भी। यस, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल का तो हम चैप्टर ही पढ़ेंगे 11th क्लास में, वहाँ पे डीप स्टडी करेंगे। आज तो सर केवल ये सिखाना चाहते हैं कि हमारे नेचर के अंदर कितने सारे फोर्सेस अप्लाई होते हैं। तो बेटा देखना, मैंने 2 बॉडीज मासेस के बीच में अप्लाई होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। आपने कहा सर ये क्या लिख रहे हैं आप, बेटा ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का ओबे करता है। कम समझ आ रहा है आपको? देखो सर ने लिखा यस इनवर्स, ये देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ का ओबे करता है बेटा, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ। आपने कहा सर हम नहीं समझे। बेटा ये फोर्स होता है ना, वो किसका ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो आपने कहा सर क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा दुनिया के अंदर जो फोर्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो तो लगते ही लगते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं अपन उनको। क्या? अरे सन ईस्ट में राइज होता है,
ये बात सच्ची है या गलत है बताओ? सच्ची है तो दिस इज़ द यूनिवर्सल स्पीच। ये कैसी बातें बताओ? यूनिवर्सल। आपने कोई बात बताई और वो बात बिल्कुल सही होती है तो अपन एक इंग्लिश का वर्ड यूज में लेते हैं, क्या? यूनिवर्सल। तो माय डियर, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ यूनिवर्सल, इस सर ने एक वर्ड यूज में लिया, क्या बेटा? यूनिवर्सल। तो ऐसे कहते हैं कि ये एक तरह का यूनिवर्सल लॉ होते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कौन सा लॉ है? ग्रेविटेशन लॉ, एक यूनिवर्सल जो सच्चा होता है। आपने कहा सर बताइए कैसे? बेटा ये तो इसकी प्रॉपर्टीज होगी, टू बॉडीज़ के बीच में लगता है, अट्रैक्टिव होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। एक बच्चे ने पूछा सर ये क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? बेटा बताऊं, टू बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है ना, ये दोनों बॉडी मासेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट इस सिंबल को क्या बोलते हैं आप लोग? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ यू कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक कौन सा इक्वेशन आ गया बेटा? एक, 1, देन बी टेक अगेन f is directly proportional to square of distance, f is inversely proportional to, yes, square of distance between the bodies। ये देखो, तो एक बच्चे ने पूछा, बिल्कुल आप टोटली कन्फ्यूजन में होंगे, सर आप 1/r ही लगा देते, आर स्क्वायर क्यों लगाते हैं? बेटा जो यूनिवर्सल लॉज होते हैं वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होते, वो किसके होते हैं बताओ? आर स्क्वायर के। जब आप ये चैप्टर को बड़ा पढ़ेंगे, आप ग्रेविटेशन का चैप्टर, तब आपको हम ये भी सिखाएंगे कि आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली क्यों होता है। अब बताओ इनको हम कंबाइंड कर दें, कंबाइंड, ये देखो कंबाइन, कॉम्बिनेशन, ये देखो कंबाइंड इक्वेशन, इक्वेशन देख रहे हैं आपको? कितने देख रहे हैं बताओ? 1 और 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं बेटा? मिला दूं, मिक्स कर दूं, तो अगर हम दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं तो आपको एक चीज़ मिलेगी। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन 1 और 2, दोनों को मिलाने पर, तो बेटा सर ने दोनों को मिलाया और देखिए आपने कैसे कंबाइंड किया जाता है। कंबाइंड का मतलब एडिंग नहीं होता है बेटा, कंबाइंड मीन्स दोनों को एज इट इज़ लिखना होता है। देखो ना यार आपको, ये m1 m2 बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ये ऊपर लिख दिया आपने। आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, नीचे आ गया, सिंबल आपका एज इट इज है। ओके, तो आपको मैं बताऊं धीरे धीरे, आप चाहें तो एक रफ कॉपी लेके बैठा करो, जब वीडियो देखते हैं तब जो सर लिखते हैं आप भी लिखते रहे। बेटा लिखने से तो बच्चा अच्छा बनता है, अरे लिखने से तो उसकी बॉडी में एक्शन आता है। तो आप बताओ ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, कितनी बॉडीज़ के बीच में लगता है, कैसा नेचर होता है, किसका ओबे करता है, कैसा लॉ होता है, 4 बातें सीख गए अपन, धीरे धीरे सीख लेते हैं अपन छोटे बच्चों की तरह। अगर मैं इनको रफ करूँगा, ये देखो, और मैं इसको आगे बनाऊँगा, अभी आपको फॉर्मूला लर्न करना, ज़्यादा नहीं सोचना इसके बारे में, बहुत डिटेल में अपन तब पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। अब आप बताओ, ये हमारा साइंस कहता है, थोड़ा थोड़ा जानते होंगे आप बेटा, ये प्रोपोर्शनल सिंबल को रिमूव करते हैं ना, तो डेफिनेटली बी यूज ए न्यू कांस्टेंट। हम एक नया क्या यूज में लेते हैं? कांस्टेंट यूज में लेते हैं। तो बताओ नया कांस्टेंट कौन आ गया बताओ? जी, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बट एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चे, कौन सा? आपने कहा सर हम समझ नहीं आ रहा। बेटा जी है ना, ये दिख रहा है जी एक कांस्टेंट है और इसको कहते हैं अपन ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट। आपने कहा सर ग्रेविटेशनल, ऐसे लिखते हैं आप, नल कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है बताओ जल्दी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस, आपने कहा सर आप यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं बार बार? बेटा ऐसे कहते हैं कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। आप अच्छे बच्चे हैं, आप यूनिवर्सल है तो आप हमेशा सच बोलते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये बच्चा यूनिवर्सल है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे किसी भी प्लेस पे वर्ड के अंदर कहीं भी, यस, इसकी वैल्यू क्या नहीं होती है बताओ? चेंज नहीं होती है। इसलिए इसको यूँ भी कहा जाता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो माय डियर,
यू लर्न द फार्मूला, आपको बेटा धीरे धीरे इस फार्मूले को लर्न करना है। मैं मान लूँ अभी लर्न नहीं करें, आराम से रहें, बट आप ये सीख गए कि सर ने नेचर के एक फोर्स का नाम बताया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा बहुत लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है। आपने कहा सर क्या होता है लॉन्ग रेंज? इसकी ये फोर्स कहाँ तक लगता है? बहुत दूरी तक लगता है बेटा, सन और मून के बीच में भी लगता है। आपने कहा सर व्हाट इज़ द मीन ऑफ बहुत दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस? इनफाइनाइट। अरे हम जिसको डिफाइन नहीं कर सकते उसको क्या बोलते थे 10th में? इनफाइनाइट बोलते थे। ओके, तो मैं आपसे कहूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में अपन 5 बातें सीखे। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यूनिवर्सल होता है, स्क्वायर डिस्टेंस का ओबे करता है, अट्रैक्टिव होता है, ये तो चलो हम सीख ही गए। इसके बाद आप एक नई बात और क्या सीखे कि बेटे फोर्स के बारे में नई बात क्या सीखे? ये सीखे कि सर हम ये भी सीख गए फोर्स के बारे में कि जो ये फोर्स होता है ये फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। इसका मतलब हो गया लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब कि इनिशियल से और बहुत इन्फिनिट डिस्टेंस तक ये अप्लाई होता है। ओके, इन्फिनिट डिस्टेंस तक क्या होता है बेटा? अप्लाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो आपने नेचर के पहले फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। ऐसे बेटा नेचर के अंदर 4 फोर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, नेचर के अंदर। यस, तो इनको सबको सर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब सर ने दूसरा फोर्स लिख दिया, बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो हम सेकंड फोर्स पे आ गए। ये तो आपने ग्रेविटेशन फोर्स का एक डीप स्टडी किया था, जी की वैल्यू क्या होती है, इनके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, ये अभी आपको नहीं सीखना है बेटे, तब सीखेंगे जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। बस आप इतना सीखे कि सर वी नो वेरी वेल, आप भी जानते हैं कि नेचर के अंदर कितने फोर्स होते हैं? 4। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बीच में लगता है? 2 बॉडीज के बीच में लगता है। पेन मेरे हाथ से गिर गया, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेगा, यू कैन से ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पेन क्यों गया नीचे? अपन ऊपर छत से कई बार बजरी में कूदते हैं तो अपन ज़मीन पे गिर जाते हैं। क्यों गिरे आप ज़मीन पर? ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि ग्रेविटी लग रही थी। हमारी अर्थ आपको क्या कर रही थी बताओ? अट्रैक्ट कर रही थी। ओके, फिर चलें अपन बेटा नंबर 2 पे चलें। ये देखो सर ने एक और फोर्स का नाम लिखा, वीक फोर्स। थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आपने कहा सर इसका मतलब कमज़ोर वाला फोर्स जो ज़्यादा डिस्टेंस को अप्लाई नहीं करेगा। ये देखो कौन सा फोर्स लिखा आपने बताओ? वीकर फोर्स। नाउ वी इंट्रोड्यूस इट। कम जानते हैं बेटा आप इसके बारे में, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। वीकर फोर्स है, तो आपने कहा सर क्या होता है वीकर फोर्स? अभी आप कम जानते हैं इसके बारे में। बेटा आपने नाम सुना होगा कि एक रेडियो एक्टिव, ये देखो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। आपने कहा सर हम नहीं जानते। डेफिनेटली आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ बेटा। छोटे बच्चे रेडियो एक्टिव मटेरियल के बारे में नहीं जानते। यस, नहीं जानते। तो आपने कहा सर क्या बताएंगे आप? ये सर ने रेडियो एक्टिव का नाम सुना है, ये देखो आपने भी सुना है। अब बताओ, आप लोग आजकल घड़ी पहनते हैं छोटे बच्चे, तो आपकी घड़ी ऐसी अच्छी लगती है आपको जो चमकती है, जिसमें ब्राइटनेस होता है। माय डियर, वो रेडियम लगा होता है आपकी वॉच में। कौन लगा होता है? रेडियम। तो आपको अच्छी लगती है कि मेरी घड़ी चमक रही है। बेटा वो रेडियम कैसे मेटल होते हैं बताओ? रेडियो एक्टिव मेटल होते हैं। कौन से बेटा? ये कौन से मेटल हो, कौन से सब्सटेंस होते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। मेटल नहीं कह सकते, अच्छा लगेगा सब्सटेंस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बताओ? सब्सटेंस। यू कैन से। तो मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। यस बेटा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिके होता है तो उसमें पार्टिकल्स निकलते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। आपने कम सुना है इनका नाम, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो जो वो बीटा रेडिएशंस निकलते हैं तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? वीकर फोर्स अप्लाई होता है। वीकर मीन्स कमज़ोर कहते हैं आप इसको। तो इसका मतलब हमारी नेचर के अंदर एक वीकर फोर्स भी होता है
जो रेडियम वगैरह ब्राइट होती है तो रेडियम में से कौन निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो निकलते देख बहुत कमज़ोर फोर्स लगता है, इसलिए रेडिएशन से उसमें से क्या हो जाते हैं बताओ, इमिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो आप बताओ नेचर के अंदर कितने फोर्स को नाम सुन चुके आप, 2। पहला वाला सॉरी ये सेकंड फोर्स था बेटा, कौन सा था ये, सेकंड। पहले फोर्स का नाम क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है बच्चे, वीकर फोर्स, यस वीक फोर्स भी कह सकते हैं आप। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में अप्लाई होता है जब उनमें से कौन डिके होता है, अल्फा बीटा गामा। थर्ड वाला फोर्स हमने एक और लिखा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, ये देखो बड़े मज़े में देखो, बस ये देखो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। बेटा सर धीरे धीरे लिख रहे हैं, आप आराम से देखते रहो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। ये देखो आपने मैग्नेट का नाम सुना है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज का नाम सुना है, 10th क्लास में आप इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ते थे ना, वहाँ पे चार्ज वर्ड आता था, यस इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ये देखो ये आपका कौन से नंबर का फोर्स है बताओ, 3rd नंबर का, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। आपने कहा सर ये किसके बीच में लगता है, बेटा 2 चार्जेस के बीच में लगता है। ये देखो याद हो गया आपको, दिस फोर्स अप्लाई बिटवीन 2 चार्जेस। ये कितने चार्जेस के बीच में लगता है बताओ, 2 के बीच में। आपने कहा सर बताइए कैसे, लाइक दिस यू कंसिडर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 एट ए डिस्टेंस R। आपने कितने चार्ज कंसिडर किए बताओ, 2, Q1 और Q2 कितने डिस्टेंस पे प्लेस है बताओ, R पे। बेटा आप देख रहे हैं कितने चार्जेस हैं बताओ, 2 चार्जेस हैं। अब आप देखो 2 चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है, यू नो वेरी वेल। इसके बाद आपने देखा बेटा देखना, तो ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सन भी करता है। तो इसका मतलब ये वाला फोर्स कैसा होता है बेटा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी होता है, मेरा मतलब रिपेल भी करता है। ये देखो इसका मतलब आपने कहा सर हम समझे नहीं, अब बताओ ये चार्ज पॉजिटिव है बेटा, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, बताइए मुझे आप, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स, यस। और ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज क्या है बताओ, नेगेटिव है, ऐसे मान लेते हैं अपन छोटे बच्चों की तरह। अब बताओ ये फोर्स कैसा हो गया बेटा, अट्रैक्टिव, ये फोर्स कैसा हो गया बताओ, रिपल्सिव, क्योंकि सेम चार्ज तो दूर हटते हैं, ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं। तो बताओ इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, या अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपेल भी करते हैं, यस। ये बेटा ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। आपने कहा सर फिर आ गया वो, ये देखो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और ये फोर्स किसका ओबे करते हैं बताओ जल्दी, इन्वर्स स्क्वायर लॉ का ओबे करते हैं। आपने कहा सर क्यों, क्योंकि ये भी सही होते हैं, मतलब जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ये गलत नहीं होते, इसका मतलब ये फोर्स लगता ही लगता है चार्ज के बीच में, तो इसलिए क्या कह सकते हैं आप, इन्वर्स स्क्वायर। और ये भी अब बताइए यूनिवर्सल लॉ का ओबे करेंगे, इसका यूनिवर्सल लॉ ये भी हो गया, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, ट्रुथ होते हैं, सही होते हैं। ये किसकी स्टडी कर रहे हैं आप बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपने इससे पहले वीकर फोर्स पढ़ा था बेटा, उससे ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं, ऐसे भी अपन लर्न कर सकते हैं। अब बताओ इसका अपन फार्मूला बनाना चाहते हैं बेटा, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, दूर हटेंगे ये वाले दोनों। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो बोथ आर अट्रैक्टिव ईच अदर, तो इसका अट्रैक्टिव फोर्स भी कह सकते हैं। अब आपने कहा सर इसका फार्मूला बनाओ, बेटा देखो फार्मूला बना दिया, यस 2 चार्जेस हैं यहाँ पे, देन वी कैन से F1 is proportional to, yes it means this force is directly proportional to multiplication of Q1 and Q2। ये फोर्स दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल सिंपल। हम फोर्स के नाम सीख रहे हैं,
फार्मूले आप ज़रूर नहीं आप इनको लर्न करें फार्मूलाज को, बट नेम ज़रूर सीख लें चारों के। तो ये देखिए ये आ गया हमारे पास, यू कैन से दिस इज फार्मूला। दूसरा देखें बेटा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इन अदर वर्ड्स दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यस, उनकी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या कमांडिंग बात, दोनों को ऐड कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, नेवर यूज एट। नाउ कंबाइन इक्वेशन 1 and 2। बेटा 1 और 2 को कंबाइन करना, तो क्या बड़े हो गए तो सीख गए होंगे कंबाइंड। बेटा Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r² कहाँ आ रहा बताओ, डिवीजन में आ रहा है। देन वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। 1 और 2 इक्वेशन से इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो, इसको हम रफ करना चाहेंगे, ये चार्जेस के बीच में लगता है, मैग्नेट के बीच में लगता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है। ये देख रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल दिखता है। आपने कंबाइंड किया, क्या बोलता है आपका फिजिक्स, बेटा इस सिंबल को ऐसे रिमूव करेंगे, तो आपने कहा सर रिमूव करके क्या लगा देते हैं, आप कांस्टेंट लगा देते हैं। अब याद करो, ओम्स लॉ का स्टडी करते थे आप लोग 10th में, बोलो करते थे। तो आप वहाँ क्या लिखते थे, अभी पढ़ के आए ओम्स लॉ, बी प्रोपोर्शनल आई, ऐसे लिखते थे आप, बोलो। अब बताओ, अब इस सिंबल को अपन हटाते थे इसको, तो आप क्या लगाते थे, आर, और आप बी इक्वल टू क्या बोलते थे, आई आर। मैं आपसे पूछूं बेटा आर क्या होता है, सबसे पहले आप बोलते थे कांस्टेंट है ये, आर इज कॉल्ड कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये क्या होता था, कंडक्टर का क्या होता था बेटा, रेजिस्टेंस होता था ये, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। बेटे कंडक्टर का क्या होता था बताओ, रेजिस्टेंस होता था। ऐसे मैं आपको याद दिला दूँ, इधर देखो, अब आप इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे, बेटे इस प्रोपोर्शनल सिंबल को मैं हटाना चाहता हूँ, तो जैसे आप प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे आप, वी आर टेकिंग k डेफिनेटली, देन वी राइट हियर f इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r²। यस यस यस, f इज इक्वल टू क्या आंसर आ गया, k Q1 Q2 अपॉन r²। बोलते तो कितना अच्छा लगता है, आप बोलो इसको कितना अच्छा लग रहा है। देखो f इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन r²। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फोर्स, यस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि बेटा किसके बीच में अप्लाई हो रहा है, टू चार्जेस के बीच में अप्लाई हो रहा है। किसके बीच में अप्लाई हो रहा है, ये टू चार्जेस के बीच में अप्लाई हो रहा है। तो आपने बताओ, आपका क्वेश्चन क्या था, नेचर ऑफ फोर्सेस इन द, सॉरी नेम ऑफ फोर्सेस इन द नेचर। नेचर के अंदर कितने फोर्स होते हैं, पहले का नाम क्या था, ग्रेविटेशनल, दूसरे का नाम क्या था, वीकर फोर्स, तीसरे का नाम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं, और चौथे का भी नाम होने वाला है, बट एक चौथा और इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर सबका कंपैरिजन करेंगे सर उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे। मैंने आपसे कहा था कि बेटा पहले चैप्टर का अर्थ है केवल जनरल बातें, या कोई हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, सिंपल बातें सीख रहे हैं, फिजिकल वर्ड का मतलब सीख रहे हैं। तो देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि बेटे अपन ये फोर्सेस के नाम सीख रहे थे, चौथा फोर्स एक और मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, ये देखो। तो अब आपने कहा सर ये क्या है, बेटे स्ट्रॉन्ग फोर्स दिख रहा है, यस ये देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से बना बेटा न्यूक्लियर फोर्स, ऐसे ऐसे। तो आपने ये देखा कि हमारी नेचर के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर कितनी तरह के फोर्स होते हैं बेटा, 4, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीकर फोर्स, एंड लास्ट फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथे का नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आज की पीरियड में, सेकंड पीरियड में आपने ये सीखा कि
कि सर हमारी दुनिया में कितने तरह के फोर्स होते हैं, हमारे वर्ल्ड में कितने तरह के फोर्स होते हैं? 4। जब भी आप साइंस पढ़ोगे, कोई भी कंपटीशन दोगे आप, कैसे भी कंपटीशन की बात करें, बेटा वहीं पूछ लिया जाता है कि हमारे नेचर में कितने फोर्स होते हैं। यू रिमेंबर इट, यू लर्न इट। कितने फोर्स होते हैं? 4। जब आप नए पीरियड में मिलेंगे तब आपको मैं बताऊंगा इसमें सबसे मजबूत वाला फोर्स कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे वीकर कौन होता है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन मेंटेन करता है, कंपटीशन में ये क्वेश्चन कैसे आता है, ये भी सर सिखाएंगे आपको। ओके, तो अपन फिर मिलेंगे। आप घर पे हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, घर वालों को पॉजिटिव रखें कि यस मैं पढ़ाई करने लग गया, मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा साइंस को पढ़ने लग गया। नाउ बी हैप्पी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।